प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, किसी बिंदु आवेश के कारण निकट स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करो। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए नियर बाई पॉइंट। मान लीजिए आपके पास में एक चार्ज है कैपिटल क्यू, उस चार्ज की वैल्यू है, उसका परिमाण है, उससे स्मॉल आरपी दूरी पर एक चार्ज है, इससे स्मॉल आरपी दूरी पर एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर एक दूसरे चार्ज, जिसे हम टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश कह सकते हैं, परीक्षण धनावेश कह सकते हैं, क्यू नॉट को अनंत से इस पी बिंदु तक लाया जा रहा है। इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बाह्य बल लगा करके लाया जा रहा है। सपोज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी in electric field at distance rp due to charge q is vp. A charge of value q naught is carrying from infinite to point p against electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इस टेस्ट चार्ज q नॉट को p पॉइंट तक कैरी किया जा रहा है। जब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आने पर इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करने शुरू कर देता है, और इस चार्ज पर ठीक उतना ही एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल हमें लगाना पड़ता है। इस बाह्य बल जो कि इस पर लगाया गया है, बिंदु ए पर जब ये पहुंचा है, पॉइंट ए पर जब ये चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पहुंचता है, तो इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू एट पॉइंट पी फॉर कैरिंग ए चार्ज क्यू नॉट टू डिस्टेंस dx इज, अगर हम ये कार्य निकालना चाहते हैं तो हमें बल की आवश्यकता होगी। बल कितना लग रहा है, हम ये देखेंगे कि जब भी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश प्रवेश करता है, ये विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए ये आवेश है, सॉरी ये इसका विद्युत क्षेत्र है, अनंत से किसी आवेश को लाया जा रहा है, और अनंत से जब भी विद्युत क्षेत्र में आवेश प्रवेश करेगा तो विभव ज्ञात करने के लिए आपको एक खास बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो एक्सटर्नल फोर्स है यानी बाह्य बल है, उसके द्वारा ठीक उतना ही बल लगाया जाना चाहिए, उतना ही फोर्स अप्लाई किया जाना चाहिए जितना कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा विद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा है। ऐसा इसलिए कि अगर ये दोनों बल हर पॉइंट पर बराबर होंगे, फोर्स यानी हर पॉइंट पर इक्वल होंगे, तो जो टोटल फोर्स होगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और जो एक्सेलरेशन है वो जनरेट नहीं होगा। एक्सेलरेशन जनरेट अगर होता है तो ऐसी स्थिति में ये जो वर्क यहाँ पर किया जाएगा, ये जो कार्य यहाँ पर किया जाएगा, इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो यही है कि जब भी किसी चार्ज को, जब भी किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए यानी बिना वेग में परिवर्तन किए लाया जाता है, तो जो किया गया कार्य है उसे हम एकांक आवेश को लाने में जो किया गया कार्य है उसी को हम विद्युत विभव कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो इसके लिए भी जरूरी है वेग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वेग में परिवर्तन नहीं हो इसके लिए जरूरी है कि एक्सेलरेशन डेवलप नहीं होना चाहिए, त्वरण उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और त्वरण उत्पन्न नहीं हो इसके लिए जरूरी है कि कुल फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो अगर हम बिंदु ए पर जब ये परीक्षण ऑफ क्यू नॉट है, उस समय कैपिटल क्यू की वजह से इस पर कूलाम फोर्स यानी कूलाम बल की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास में कितना आएगा, कूलाम फोर्स की वैल्यू एट पॉइंट पी ऑन क्यू नॉट, चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज क्यू एट, so this is equals to F equals to 1 upon 4 pi epsilon of naught capital Q Q naught upon x square x cap। यहाँ पर कैपिटल Q और Q नॉट वो दोनों आवेश है जिनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा है, विद्युत बल कार्य कर रहा है विद्युत क्षेत्र के कारण। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है उसको हम K भी लिख सकते हैं। तो जो F की वैल्यू है हमारे पास में हो जाएगी F इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल Q नॉट अपॉन x स्क्वायर x कैप। हम सब जानते हैं जो विद्युत बल की दिशा होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स की जो दिशा होती है, वो स्थिति सदिश की दिशा में ही होती है। अगर हम ध्यान से देखें तो अभी हमने कहा कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसकी जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होनी चाहिए और अपोजिट होनी चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसको हम F से डिनोट कर रहे हैं। तो जो बल हमारे पास में लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जो हमारे पास लग रहा है, दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन
विपरीत होने चाहिए। और अगर हम दोनों का परिमाण लें तो हम कहेंगे एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा एफ। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। अब अगर हम इससे आगे बढ़े तो हमारे पास में हम देखेंगे कि जो कार्य हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जो हम निकालना चाहते हैं, तो बाह्य बल जो द्वारा जो किया गया कार्य है डी डब्ल्यू, वो हमारे पास में होगा एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स, यानी कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो बल इंटू विस्थापन के बराबर होता है। यदि मैं इसे डी डब्ल्यू कहूँ तो डी एक्स विस्थापन में किया गया कार्य हो जाएगा एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स। लेकिन अगर मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूं तो मैं कहूंगा डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास में एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स। इसको खोलेंगे तो एफ एक्सटर्नल का मॉडुलस डी एक्स का मॉडुलन मॉडुलस इंटू कॉस ऑफ थीटा। और ये कैसे आया हमारे पास में, हम सब जानते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा होता है। उस फॉर्मूले से हमने यहाँ पे काम में लिया है। अब हम देख रहे हैं कि चार्ज जो है उसको हम उसी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो जो थीटा है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम यहाँ पर ये वैल्यू रख देते हैं। एफ एक्सटर्नल के मॉडुलस की हम बात करें तो एफ एक्सटर्नल का जो मॉडुलस है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के मॉडुलस के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू है वो अभी हमने देखी के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर है। और जो डी एक्स है उस डी एक्स को भी हम कह सकते हैं, डी एक्स के मॉडुलस को हम कह सकते हैं ओनली डी एक्स। तो ये तीन वैल्यू थीटा इक्वल टू 0, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट एक्स एक्स स्क्वायर, डी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। अगर ये वैल्यू तीनों वैल्यू हम यहाँ पर रख दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखते हैं हम इस फॉर्मूले में। ये तीनों वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, देखते हैं हमारे पास में क्या आएगा। हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल की जगह के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, डी एक्स की जगह डी एक्स, और कॉस थीटा में थीटा की जगह कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हो, 1 है इसलिए कॉस 0 को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, या लिखने के बाद में इसकी वैल्यू 1 रख दीजिए। ये डी एक्स विस्थापन में किया गया कार्य है। अगर मैं कुल विस्थापन में किया गया कार्य निकालना चाहूं तो मुझे इसका समाकलन करना होगा। तो हम यहाँ का समाकलन कर देते हैं, कहां से कहां तक, अनंत से लेकर के आ रहे हैं आरपी बिंदु तक। अनंत पर जो कार्य है उसका मान डी डब्ल्यू अनंत कह सकते हैं, और इसको हम कहेंगे डब्ल्यू पी। लेकिन यहाँ पर एक खास बात जो हमें देखनी है वो ये है कि जो विभव होता है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं होता है, विभव इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होता है। और जो कार्य हम निकाल रहे हैं वो इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से निकाल रहे हैं। इसलिए जो लिमिट है, जैसे ही हम इस डी डब्ल्यू को विभव में चेंज करेंगे तो जो लिमिट है वो लिमिट हमारे पास में चेंज हो जाएगी। हम देख सकते हैं यहाँ से इस क्यू नॉट को अगर हम यहाँ पर लेकर के आए तो हमारे पास में आ जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डब्ल्यू अनंत से लेकर के डब्ल्यू पी। ठीक है, ये हमारे पास में हो जाएगा। और ये हमारे पास में आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। वैसे डब्ल्यू अनंत से लेकर के डब्ल्यू पी लिखना सही नहीं होता है, इसलिए सही नहीं होता है क्योंकि किसी एक बिंदु पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। डब्ल्यू अनंत एक बिंदु है, डब्ल्यू पी एक बिंदु है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में ही कार्य किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर ये लिमिट अगर आप नहीं लगा करके और डायरेक्ट समाकलन भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो आप कभी कभी देखेंगे कि लिमिट यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी और इसकी जगह आपको केवल लिखा हुआ मिलेगा डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट जो है उसकी वैल्यू हम सब जानते हैं डी वी के बराबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होती है। डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। यहाँ पर ये वैल्यू रख दीजिए तो आपके पास में आ जाएगा डी वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, जहां पर जो बिगिनिंग पॉइंट है, बिगिनिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास में है इनफाइनाइट, और जो लास्ट पॉइंट है वो है आर पी। अब हम सब जानते हैं जब भी विभव हम निकालते हैं, जैसे हमने लिखा डेल वी, तो डेल वी की जो वैल्यू होती है वी टू माइनस वी वन, यानी अंतिम बिंदु जो है उसका विभव पहले लिया जाता है और जो प्रारंभिक बिंदु है उसका विभव बाद में लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो लिमिट है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। जो इनफाइनाइट लिमिट नीचे आ रही थी उसकी जगह पी वाली लिमिट नीचे आ जाएगी, और जो इनफाइनाइट वाली लिमिट है वो ऊपर चली जाएगी हमारे पास में। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं डीवी इज इक्वल टू डीवी। इनफाइनाइट पर अगर हम विभव की बात करें तो इनफाइनाइट पॉइंट पर जो विभव होता है उसकी वैल्यू 0 होती है,
तो अब ये जो लिमिट है वो हमारे पास में चेंज हो गई है 0 और यहाँ पर हो गई है वीपी, और ये इंटीग्रेशन हो गया और डीवी का। यहाँ से अगर हम के और क्यू को बाहर ले लें तो के और क्यू को बाहर लेने पर हमारे पास में आ जाएगा 1/x² dx। यहाँ पर जो फॉर्मूला आपके पास में आया है 1/x² dx, इसमें से x² को अगर हम ऊपर की तरफ लेके जाएं तो x की घात -2 हो जाएगा। तो हमारे पास में हो जाएगा dv का इंटीग्रेशन vp टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू के क्यू इंटीग्रेशन x की घात -2 dx, कहां से कहां तक, अनंत से लेकर के rp तक। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा x की पावर n का, x के सापेक्ष समाकलन करो तो x की पावर n+1/n+1 आता है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी तुलना करें तो dv का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा v कहां से कहां तक, vp से लेकर के 0 तक, और जो दूसरी साइड है उसमें आपके पास में हो जाएगा x की पावर n की जगह आ गया -2 +1 अपॉन नीचे -2 + 1। ये इंटीग्रेशन को अगर हम आगे फॉलो करें तो यहाँ पर लिमिट भी हमें लगानी है, जगह नहीं है इसलिए मैंने लिमिट लिखी नहीं है, लेकिन ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन हुआ है इसकी जो लिमिट है वो इनफाइनाइट टू, यहाँ पर एक लिमिट आएगी आपके पास में इनफाइनाइट और दूसरी लिमिट यहाँ पर आएगी आपके पास में आर पी। अब इस v की जगह एक बार 0 रख दीजिए। लिमिट रखने का तरीका यही है कि जिसके सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हो उसके स्थान पर dv में v के सापेक्ष समाकलन किया तो v के स्थान पर एक बार अपर लिमिट और उसके बाद में लोअर लिमिट, तो w 0 - vp हो गया, और इस तरफ हमारे पास में हो गया के क्यू x की पावर -2 + 1 इक्वल टू x की पावर -1 अपॉन नीचे भी हो गया -1 और लिमिट हो गई इन्फिनिटी टू आर पी। ये जो -1 है इसको बाहर निकाल लीजिए, तो माइनस का वीपी इस तरफ रह गया, -1 को बाहर निकाल लिया तो माइनस का के क्यू हो गया हमारे पास में, क्योंकि 1 से डिवाइड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस जो है वो आ जाएगा। x की पावर -1 को नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा x की पावर +1। अब यहाँ पर हम लिमिट रख देते हैं। लिमिट रखेंगे तो पहले तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वीपी इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया के क्यू। लिमिट रख दी हमने 1/x की जगह एक बार 1/rp और एक बार 1/इंफिनिटी, x की जगह एक बार rp और एक बार इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो ये जो पद है इसका मान 0 हो जाएगा और आपके पास में जो बच जाएगा उसको मैं यहाँ पर लास्ट में लिख रहा हूँ। तो आप देखें हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास में बच जाएगा vp इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आरपी। 1/rp को बाहर ले लोगे तो ये हमारे पास में विभव का यानी पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले को एक बार फिर से हम समझने का प्रयास करेंगे। हम कहेंगे कि कोई भी जो चार्ज है उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी किसी यूनिट चार्ज को यानी यूनिट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से कैरी किया जाता है तो उसमें जो भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क करना पड़ता है, जो भी कार्य करना पड़ता है, उसी वर्क को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मान लीजिए कि आप कैरी करते हो इस चार्ज को पॉइंट ए पर लेकर आगे, तो पॉइंट ए पर जो इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा चार्ज कैपिटल क्यू की वजह से, उस इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी F इक्वल टू 1/4πε0। दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन करना है, कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस का आपको स्क्वायर करना है, x² x कैप। अब यहाँ पर अगर हम 1/4πε0 की बात करें तो उसको हम k भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन x² x कैप। ये जो परीक्षण आवेश है, ये जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, इसको dx विस्थापन में अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क करना पड़ रहा है वो अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू विस्थापन या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। तो जो बल है हमारे पास में वो है एफ एक्सटर्नल और जो विस्थापन है वो है dx, तो dw बराबर हो जाएगा एफ एक्सटर्नल डॉट dx। अब यहाँ पर अगर मैं इसको खोलूं तो हम सब जानते हैं a डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये एक फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हो, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम देखें तो dw बराबर हमारे पास में हो जाएगा, dw बराबर हमारे पास f मॉडुलस ऑफ f एक्सटर्नल मॉडुलस ऑफ dx cos थीटा। जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसी डायरेक्शन में विस्थापन हो रहा है, इसलिए जो कोण है उसका मान 0 होगा। dx के मॉडुलस को आप ओनली dx कह सकते हो, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन और जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी डायरेक्शन एक दूसरे का अगेंस्ट है, लेकिन दोनों का जो परिमाण है वो बराबर है, इसलिए हम कहेंगे एफ एक्सटर्नल का परिमाण बराबर एफ का परिमाण बराबर के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर।
तो ये जो वैल्यूज हैं ये हम यहाँ इस समीकरण में रख दें पीछे, तो हमारे पास में देखिए एफ एक्सटर्नल की जगह तो आ जाएगा के क्यू के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, डीएक्स की जगह डीएक्स के मॉडुलस की जगह डीएक्स आ गया, और कॉस थीटा में थीटा की जगह 0 आ गया। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो इसको आप हटा सकते हो, तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। अनंत से पी बिंदु तक विस्थापन में किया गया कार्य हम निकालना चाहें तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन इक्वल टू के क्यू नॉट एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर पी। ये जो क्यू नॉट है हमारे पास में यहाँ पर, इस क्यू नॉट को अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएं तो हमारे पास में आ जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। जो लिमिट है वो इनफाइनाइट टू आरपी रहेगी। हम सब जानते हैं डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट विभवांतर डीवी के बराबर होता है, तो यहाँ पर जो हमारे पास विभवांतर का हमें डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट की जगह हम विभवांतर डीवी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस रख सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास वो का वही बना रहेगा के क्यू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो लिमिट है वर्क के लिए आपने देखी इनफाइनाइट टू डब्ल्यू पी है, लेकिन जो लिमिट हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए रख रहे हैं वो वीपी टू इनफाइनाइट है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब भी हम निकालते हैं तो जो लास्ट वाला पॉइंट होता है उसका पोटेंशियल हम पहले लिखते हैं, और जो फर्स्ट पोटेंशियल होता है, फर्स्ट पॉइंट होता है, उसका पोटेंशियल हम बाद में लिखते हैं। इस वजह से हमने यहाँ पर इसको उल्टा कर दिया है, तो हमारे पास में आ जाएगा डीवी जो है उसकी जो लिमिट है वो वीपी से वी इनफाइनाइट हो जाएगी, और वी इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, बाकी सेम रहेगा। अब अगर हम इंटीग्रेशन करें डीवी का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा डीवी का वी वैल्यू जो लिमिट है वो वीपी से 0 रहेगी। के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स में से के क्यू को बाहर ले लिया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। इस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में से एक्स को ऊपर की तरफ ले जाओगे तो आपके पास में जाएगा एक्स की पावर माइनस का 2 dx। पावर की जो साइन है वो चेंज हो जाती है। अब एक फॉर्मूला हम सब जानते हैं, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला है ये, एक्स की पावर एन का एक्स के सापेक्ष अगर हम समाकलन करें तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन आता है। इसी फॉर्मूले से एक्स की पावर माइनस 2 का अगर मैं समाकलन करूं तो मेरे पास में आ जाएगा 0 माइनस वीपी। यहाँ पर हमने लिमिट रख दी है, एक बार 0 और एक बार वीपी। के क्यू एक्स की पावर माइनस 2 प्लस वन अपॉन माइनस 2 प्लस वन। ये लेफ्ट साइड में तो हमने क्या किया, एक बार वी की जगह अपर लिमिट 0 रख दी और एक बार लोअर लिमिट 0 वीपी रख दी, और राइट साइड में हमने ये फॉर्मूला लगा दिया है। तो ये दोनों ही काम जब हमने किए हैं तो राइट साइड में लेफ्ट साइड में तो अपने पास में आ जाएगा माइनस का वीपी, 0 में से माइनस करोगे तो माइनस का वीपी, और राइट साइड में आप देखोगे -2 + 1 इक्वल टू -1 होता है, यानी एक्स की पावर -1 हो जाएगा, जिसको नीचे ले जाओगे तो +1 हो जाएगा, और -2 + 1 जो है उसकी जगह -1 आ जाएगा, उस माइनस को हमने यहाँ लिख दिया है। देखिए पावर जो होती है उसका साइन चेंज हो जाता है जब भी हम वेरिएबल को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हैं। तो एक्स की घात -1 को जब नीचे लेके जाओगे तो एक्स की घात +1 हो जाएगी। ये जो माइनस है, इस माइनस को आप अगर बाहर निकाल लें तो आपके पास में आ जाएगा माइनस का के क्यूब, बाकी सेम रहेगा। अब अपन लिमिट रख देते हैं, एक बार आरपी रखेंगे एक्स की जगह, क्योंकि एक्स के स्थान पर समाकलन किया है, जिसके स्थान पर समाकलन करते हैं उसकी जगह हम लिमिट रखते हैं। तो एक्स के स्थान पर यहाँ पर एक बार आरपी रख दिया और एक बार इनफाइनाइट रख दिया, और हमने बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिया, तो वीपी बराबर हो जाएगा के क्यू 1 अपॉन आरपी माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। यहाँ पर पिछले इक्वेशन में माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो आपके पास में हो जाएगा वीपी इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन आर पी, के क्यू 1 अपॉन आर पी, और 1 अपॉन आर पी क्यू किससे गुणा करोगे तो के क्यू अपॉन आर पी हमारे पास में आ जाएगा। इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये आ रहा है हमारे पास में v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, यानी कि जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे v की वैल्यू घट जाएगी। तो जो हमारे पास में ग्राफ आएगा इनके बीच में वो कुछ इस तरह का आएगा। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर v की पावर 1 है, और जो 1 अपॉन आर पी है उसकी भी पावर 1 है, यानी ये समीकरण जो है वो y बराबर mx प्लस c की तरह है। यहाँ पर y की जगह vp है, x की जगह 1 अपॉन आर है, m की जगह के क्यू है, और c की जगह 0 है। तो ये समीकरण एक सरल रेखा का समीकरण है, यानी कि एक सरल रेखी ग्राफ बनना चाहिए यदि हम 1 अपॉन आर और वीपी के मध्य बनाएं, और ये c की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इसको c की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इसको 0 से बिगिन होना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारे पास में ग्राफ आ जाएगा। अब अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में वो है
किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की दूरी पर निर्भरता लिखिए। राइट द डिस्टेंस डिपेंडेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछले प्रश्न में भी देखा है कि जो आवेश होता है, कोई भी आवेश, उसके लिए जो विद्युत विभव होता है उसका जो फॉर्मूला है वो है V बराबर के क्यू अपॉन आर, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। इसका मतलब ये हुआ कि जो विभव है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आप देख रहे होंगे, यहाँ पर Q भी है। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज लें तो हम ये कहेंगे कि जैसे 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 आर की वैल्यू में वृद्धि करेंगे तो ये जो टोटल वैल्यू है इस वैल्यू में कमी आ जाएगी। इसका मतलब विभव में भी कमी आ जाएगी, यानी आर में वृद्धि करने पर विभव के मान में कमी आती है पॉजिटिव चार्ज के लिए। लेकिन यही चार्ज अगर नेगेटिव होता तो हम देखते हैं कि जब आर की हम उच्च वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो कम आएगी, जैसे कि मान लीजिए -5 आ रहा है। और जैसे आर की वैल्यू हमने कम की तो जो नेगेटिव वैल्यू है उसका परिमाण बढ़ जाएगा, यानी कि ये -8 हो गया। पर आप ध्यान से देखेंगे -5 का मान -8 से ज्यादा होता है, यानी कि कम दूरी पर विभव का मान जो है वो कम दूरी पर विभव का मान कम है और ज्यादा दूरी पर विभव का मान ज्यादा है। ये जो -5 आए ये ज्यादा दूरी पर आया। तो आवेश के ऋणात्मक होने के कारण जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे विभव का मान भी बढ़ता चला जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए तो हम कहेंगे दूरी बढ़ने पर विभव के मान में कमी आती है, और नेगेटिव चार्ज के लिए दूरी बढ़ने पर विभव के मान में वृद्धि होती है। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास में जो इक्वेशन है वो है के क्यू अपॉन आर, ये V का मान है। जब हम R का मान ज्यादा लेते हैं तो जो टोटल वैल्यू है वो उसका परिमाण हमारे पास में कम आता है। मैंने परिमाण की बात की है, तो यानी कि V का जो मान है वो हमारे पास में कम आएगा जब हम R को ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, कम मान लेते हैं हम, हमारे पास में ये 5 आ रहा है। अब R को हम कम लेते हैं तो जो V की वैल्यू है वो हमारे पास में ज्यादा आती है। लेकिन चूंकि चार्ज पॉजिटिव है इसलिए दोनों वैल्यू पॉजिटिव आती है। इसका मतलब ये हुआ कि R बढ़ाने पर V का मान कम आया है और R का मान कम करने पर V का मान ज्यादा है। इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ाने पर जो विभव है उसमें कमी आती है। ये तो हुई पॉजिटिव चार्ज की बात। लेकिन यही चार्ज अगर नेगेटिव होता तो Q की वैल्यू आपको नेगेटिव लेनी पड़ती, यानी कि यहाँ पर -5 और ये -8 हो जाता। अब आप देखेंगे जो -5 है वो बड़ा होता है और -8 जो है वो छोटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा दूरी पर जो विभव है उसका मान भी उसका विभव का मान कम आता है, और जो कम दूरी है उस पर विभव का मान ज्यादा आता है। यानी नेगेटिव चार्ज के लिए जो विभव में परिवर्तन है दूरी के साथ में, वो पॉजिटिव चार्ज में जो विभव में परिवर्तन हो, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो विभव में परिवर्तन होता है उसका ठीक उल्टा होता है। पॉजिटिव चार्ज में दूरी बढ़ाने पर विभव घटता है, जबकि नेगेटिव चार्ज में दूरी बढ़ाने पर विभव बढ़ता है, विभव का परिमाण बढ़ता है। और अगर हम अंग्रेजी के छात्रों के लिए बात करें तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज V चार्ज, सो वी कैन से V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। हमने अभी अभी देखा कि जैसे जैसे R की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए V की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हमारे पास में कम आती चली जाएगी, यानी कि डिक्रीज होती चली जाएगी। तो वेयर वी इंक्रीजेस डिस्टेंस हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाता है पॉजिटिव चार्ज के लिए। लेकिन अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो जो वैल्यू है वो सारी नेगेटिव में आती है, और नेगेटिव में जो वैल्यू बड़ी होती है उस वो वास्तव में नेगेटिव में जो जिस वैल्यू का परिमाण यानी कि मॉडुलस जो है वो बड़ा होता है वो वास्तव में छोटी होती है। जैसे -5 और -8 में से -5 जो है वो बड़ी वैल्यू है और -8 जो है वो छोटी वैल्यू है। तो हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज के लिए डिस्टेंस में इंक्रीज करेंगे तो जो नेगेटिव जो वैल्यू है हमारे पास में नेगेटिव वैल्यू जो है हमारे पास में पोटेंशियल की वो दूरी बढ़ाने पर इंक्रीज हो जाती है। यानी कि हम ये जो नेगेटिव वैल्यू का जो परिमाण है वो घट जाता है, जबकि जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि दूरी बढ़ाने पर जो विभव है यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दूरी को अगर हम इंक्रीज करें, डिस्टेंस को हम इंक्रीज करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए डिक्रीज होगा और नेगेटिव चार्ज के लिए इंक्रीज होगा। थर्ड क्वेश्चन है, एन आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव का व्यंजक लिखिए।
यानी कि हमें क्या करना है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ एन चार्ज। देखिए इसमें हम अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी बिंदु पर जो विद्युत विभव होता है वो इसके चारों ओर उपस्थित आवेशों के कारण विद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, नंबर एक बात। और दूसरी बात कि किसी एक आवेश के कारण जो विद्युत विभव होता है वो दूसरे आवेशों से अप्रभावी होता है, यानी दूसरे आवेशों का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो एक बिंदु पर अगर हमें विभव निकालना है तो जितने भी आवेश हैं उन सबका अलग अलग विभव निकालें और उनको जोड़ दें। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट is algebraic sum of electric potential due to charge and around this point। इस पॉइंट के अराउंड जितने भी चार्ज हैं उनकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका एल्जेब्रिक सम जब हम करेंगे तो हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। अब सपोज आपके पास में Q1 से लेकर के Qn तक चार्ज है जिनकी इस पॉइंट P से जो डिस्टेंस है वो R1 से लेकर के Rn तक है। तो अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव निकालना चाहूँ Vp जो कि P पॉइंट पर हम मान रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास में Vp की वैल्यू हो जाएगी Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन प्लस Vn। अब अगर हमें Vp की वैल्यू निकालनी तो V1 V2 V3 Vn की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो V1 क्या है, V1 Q1 आवेश के कारण विद्युत विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज एट डिस्टेंस R1, R1 डिस्टेंस पर, या हम ये कहेंगे एट पॉइंट P पर। P V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K चार्ज, क्योंकि Q1 है इसलिए Q1, डिस्टेंस R1 है इसलिए R1। ऐसे ही दूसरे चार्ज की वजह से निकालेंगे तो V2 बराबर हो जाएगा K Q2 अपॉन R2। तीसरे चार्ज की वजह से निकालेंगे तो K Q3 अपॉन R3, और nवे चार्ज की वजह से निकालेंगे तो आ जाएगा आपके पास में K Qn अपॉन Rn। ये हमारे पास में आ जाएगा nवे चार्ज की वजह से Vn बराबर K Qn अपॉन Rn। ये जो सारी वैल्यू है ये हम अगर इस फॉर्मूले में रख दें तो हमारे पास में आ जाएगा Vp बराबर K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3 एंड सो ऑन प्लस K Qn अपॉन Rn। इन सब में से आप देख रहे होंगे कि इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास में, K कॉमन आ रहा है। अगर इन सब में से हम K, इन सब में से अगर हम इन सब में से हमारे पास में K कॉमन आ रहा है, अगर इन सब में से मैं K कॉमन ले लूं तो मेरे पास में जो है वो आ जाएगा, K कॉमन ले ले तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, Vp इज इक्वल टू K कॉमन Qn अप Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस प्लस एंड सो ऑन Rn। ये एक जैसे पदों का योग है जिसे हम समीशन की तरह लिख सकते हैं, तो हम इसे लिखेंगे, एक जैसे पदों का जब योग होता है तो उसे हम समीशन के रूप में लिख सकते हैं Vp इज इक्वल टू K समीशन ऑफ QI RI। जो एक जैसे पद हैं उनको हम लिख रहे हैं QI RI, वेयर I की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर n तक है, यानी कि ये Q बटा R वाले पदों का योग होगा जिसमें जो I सब स्क्रिप्ट है उसकी वैल्यू 1 से लेकर n तक हर पद में चेंज होती जाएगी। यहाँ पर K जो है इसकी वैल्यू हम सब जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ नॉट होगी। एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं। देखिए किसी भी चार्ज के अराउंड अगर आपको n चार्ज दिए हुए हैं तो किसी भी पॉइंट के अराउंड अगर n चार्ज दिए हुए हैं तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो उन सभी चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसके एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। सपोज आपके पास में Q1 Q2 Q3 Qn n चार्जेस हैं जो कि पॉइंट P से R1 R2 R3 एंड सो ऑन Rn डिस्टेंस पर हैं। तो जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है Vp, उसकी वैल्यू इन सभी की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन Vn, इन सभी V1 V2 V3 Vn के योग यानी एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। अब अगर हम V1 की वैल्यू निकालना चाहें तो V1 क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट P। बिंदु P पर Q1 आवेश के कारण विद्युत विभव है, तो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है K आवेश बटा दूरी, तो K Q1 अपॉन R1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम दूसरे चार्ज की वजह से निकालना चाहें तो V2 बराबर K Q2 अपॉन R2 हो जाएगा, तीसरे चार्ज की वजह से V3
बराबर के क्यू 3 अपॉन आर 3 और nवे चार्ज की वजह से के क्यू एन अपॉन आर एन हो जाएगा। अब अगर हम इन सब की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में रख दें तो वीपी बराबर हो जाएगा आपके पास में के क्यू 1 अपॉन आर 1 प्लस के क्यू 2 अपॉन आर 2 प्लस के क्यू 3 अपॉन आर 3 प्लस एंड सो ऑन के क्यू एन अपॉन आर एन। अगर इन सबको आप ऐड कर दें, इनमें से के कॉमन ले ले तो आपके पास में आ जाए के ब्रैकेट Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 एंड सो ऑन Qn अपॉन Rn। अब जो V की जो वैल्यू है वो हमारे पास में आ जाएगी के समेशन ऑफ Qi Ri, क्योंकि ये जो ब्रैकेट में है वो एक जैसे पदों का योग है, एक जैसे पदों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि Q बटा R के पदों का योग है, जिसमें जो सब स्क्रिप्ट है I उसका मान 1 से लेकर के I तक N तक चेंज हो रहा है। जो K है उसकी वैल्यू हम सब जानते हैं 1/0 होती है, तो नया फॉर्मूला हमारे पास में हो जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n क्यू आई आर आई। लास्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव दूरी के साथ विद्युत विभव का दूरी के साथ ग्राफ बनाइए। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए जो विभव होता है v वो दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है के क्यू अपॉन आर, ये है v का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम कहेंगे जैसे जैसे r को इंक्रीज करोगे v की वैल्यू घटती चली जाएगी। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जब हम यहाँ r की वैल्यू 0 रखते हैं तो समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू आता है अनंत, यानी कि जब r की वैल्यू 0 होती है तो v की वैल्यू अनंत आती है। और अगर हम r की वैल्यू यहाँ अनंत रख दें तो समथिंग अपॉन अनंत इक्वल टू होता है ऑलमोस्ट 0 या नेग्लिजिबल जिसको हम कहेंगे। तो जो v की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि ग्राफ हमें ऐसा बनाना पड़ेगा r और v के बीच में कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होना चाहिए हमारे पास में, जो v है उसका मान कम होना चाहिए, लेकिन r के शून्य मान पर v का मान अनंत, यानी ग्राफ में हम इसे नहीं मिला सकते क्योंकि अनंत हमें नहीं पता है कहां पर है। और इसी प्रकार से v का जब मान शून्य प्राप्त हो रहा है तो ऐसा केवल r के अनंत मान पर हो सकता है, इसलिए आप इसे r एक्सिस पर भी नहीं मिला सकते, v एक्सिस पर भी नहीं मिलेगा और r एक्सिस पे भी नहीं मिलेगा। v एक्सिस पे भी हम कह रहे हैं कि अनंत पर जाकर मिलेगा और r कह रहे हैं अनंत पर जाकर के मिलेगा। यानी जब एक की वैल्यू 0 है तो दूसरे की अनंत है, और एक की वैल्यू जब अनंत है तो दूसरे की वैल्यू 0 है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये है हमारे पास में v के क्यू अपॉन इंटू 1 अपॉन r के रूप में है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन जो है वो y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में, जहां पर y की जगह v है। यानी अगर मैं y अक्ष पर v को रखूं, x की जगह 1 अपॉन r है, यानी 1 अपॉन r को x अक्ष पर रखूं तो ये एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होगा, जिसमें जो c की वैल्यू है यानी कि जो बिगिनिंग पॉइंट है y एक्सिस पर वो 0 होगा, तो ये 0 से बिगिन होगा। और इसके लिए जो थीटा है यानी कि इसका जो ढाल है m का जो मान है जो कि tan थीटा के इक्वल होता है वो होगा k इंटू क्यू। तो इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं 1 अपॉन r और v के बीच